तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मतलब मुझे एक बात बिल्कुल डॉट कंफर्म है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं उन सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी रात को मतलब एक टॉर्च लेके उसे ऑन करके आसमान में जरूर मारी होगी। ये बिल्कुल कंफर्म है, कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने काम ना किया हो। ठीक है, तो आपने जरूर रात को टॉर्च को ऑन करके मतलब आसमान में आपने चांद की तरफ या कहीं पे भी आपने मारा होगा। और होता क्या है कि आसमान में मतलब एटमॉस्फेयर जो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो चमकते हैं और जो लाइट है उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो क्लियरली आपको रात को नजर आता है। तो आसमान में टॉर्च मारोगे तो वो बीम जो है लाइट का वो जाता हुआ आपको क्लियरली नजर आएगा। ये जैसे कोई कार जैसे आजकल तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे रात को धुंध है या डस्ट है, ठीक है, तो जब गाड़ी की लाइटें होती है ना उसका जो बीम है वो क्लियरली नजर आता है, क्लियरली बिल्कुल मतलब हमें पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जो लाइट है वो बिल्कुल एक सीधे रास्ते में जा रही है। पर शायद ना आप लोगों ने एक ऐसा काम है जो मे भी शायद ना किया हो, मेजॉरिटी लोगों ने, वो ये कि जो टॉर्च आपने मारी है आसमान के अंदर, ठीक है, अगर आप उसे किसी स्विमिंग पूल में मारे, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है, आपने उसके ऊपर जैसे लाइट मारी, ठीक है, तो मे भी शायद आपने काम ना किया हो। और अगर किया है या अब अगर आप करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आसमान में मारते थे तो लाइट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, पर जब आप किसी स्विमिंग पूल में, किसी वाटर के पॉन्ड में, तालाब में अगर आप लाइट का एक बीम अगर मारेंगे, ठीक है, व्हाट विल हैपन कि वो जो लाइट है वो जैसे ही उस वाटर के अंदर एंटर करेगी लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब वैसे वो सीधी जा रही है, बेटर रहेगा कि मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं। जैसे ये पॉन्ड है, ठीक है, इसके ऊपर हवा है और नीचे पानी है। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर ये लाइट मारोगे, ठीक है, लाइट जा रही है, होना क्या चाहिए, ऐसे सीधा जानी चाहिए, बट व्हाट हैपेंस इज की जो लाइट है ये बेंड हो जाती है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है बेंडिंग ऑफ लाइट का, जो फिनोमिना है, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या बुलाते हैं, रिफ्रैक्शन। और आज यही फिनोमिना हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है आपको समझ आ गया कि बेसिकली द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट when light travels obliquely, ठीक है, from one transparent medium to another transparent medium, ठीक है, it is known as refraction। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नोट्स वगैरह की आप चिंता मत कीजिए, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, अपनी मोबाइल ऐप पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां तक समझ आ रहा है कि मतलब रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इस चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं, पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन पढ़ाऊं, मुझे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिफ्रैक्शन की वो आप लोगों को बतानी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इट्स रियली वेरी सिंपल। मतलब यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया है कि इंटरफेस दिखाया है। ठीक है, मतलब दो मीडियम्स हैं, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, और ये उन दोनों का कॉमन इंटरफेस है, वो जहां पर ये दोनों मीडियम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से पीछे से जो रे ऑफ लाइट आ रही है दैट इज व्हाट इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंसिडेंट रे। समझ आ रहा है? और ये लाइट जो है इंटरफेस से टकराने के बाद जब मीडियम के अंदर दूसरे मीडियम में एंटर करती है देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक है रिफ्लेक्टेड वो अलग है। रोशनी किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापसी आ जाती है। ठीक है, मतलब जैसे यहां से जा रही है, मिरर से टकराने के बाद आपकी तरफ आगे चली जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन नहीं है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि रोशनी किसी इंटरफेस से टकराती है, दोनों मीडियम्स ट्रांसपेरेंट है और दूसरे मीडियम के अंदर चली जाती है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो जा रही है तो अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेती है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, तो यहां पर जो पीछे से रे आ रही है दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो ये इस मीडियम दूसरे मीडियम के अंदर जो ये रे जा रही है दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे।
ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस है जहां पर ये लाइट जाके टकरा रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। बेसिकली जो इंटरफेस है इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज आई, दिस इज व्हाट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज व्हाट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आ रहा है? ठीक है। तो मतलब आगे पढ़ाऊंगा तभी पढ़ा पाऊंगा ना जब आपको टर्मिनोलॉजी मालूम होगी, ठीक है। तो मेरे को लगा कि पहले आपको बता दूं कि इंसिडेंट रे क्या होती है, जो रोशनी पीछे से आ रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंसिडेंट रे। और रिफ्रैक्शन के बाद जो रोशनी या जो रे, लाइट रे है, जो मीडियम के अंदर जा रही है, दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो कॉमन नॉर्मल है, इसके साथ जो ये एंगल बना रही है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, मतलब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 3 तरह के केस मोटे मोटे तौर पे हमें देखने को मिलते हैं, 3 तरह के, ठीक है। मतलब जैसे एक केस क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये टकराने के बाद ना बेंड हो गई है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। मतलब जाना इसे ऐसे आ रही है, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ ये बेंड हो गई, इसकी तरफ आ गई है। ये चीज समझ आ रही है? एक तो ये केस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा एक और केस हमें देखने को मिलता है क्या, जिसमें जो रोशनी आ रही है, ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। मतलब यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो ये रोशनी आ रही है, जाना इसे ऐसे चाहिए था, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। एक तो ये केस हमें मिलता है। तो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। एक तीसरा केस भी हमें देखने को मिलता है क्या, जिसमें अगर आप लाइट को सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल अगर आप मारेंगे, ठीक है, तो यहां से टॉर्च है, आपने टॉर्च ली और ये जो है दिस इज एयर, ठीक है, एंड दिस इज ग्लास, ये ग्लास है, और बिल्कुल नॉर्मल आपने जो इंसिडेंट रे दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द नॉर्मल, यानी कि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है या फिर नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ऐसे में लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधी अंदर चली जाती है, कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब ना वो इस तरफ बेंड होगी ना इस तरफ, वो बिल्कुल सीधी ही चली जाएगी। समझ आ रही? 3 तरह के फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर भाग रही है। और अगर इंसिडेंट रे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि जो सरफेस के नॉर्मल है उसके अलोंग चल रहा है, नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो जो रे है वो सीधी ही पानी के अंदर अलोंग द नॉर्मल चली जाती है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो मतलब एक ना दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक है। तो आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं, बहुत ज्यादा तो इसके बारे में टेक्स्ट में नहीं है, पर अगर आप कहोगे नीचे कमेंट्स के अंदर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा पर्सनली। मतलब मैंने एक लेक्चर बनाया, एक वीडियो बनाया, मतलब जिसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। मतलब मैंने ही बैठ के सोचा है, मेरे अपने दिमाग के ऊपर जाए, या आपको किसी बुक में या किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया, आगे कोई डाल दे, पर डेट होती है ना एक लेक्चर के साथ कि ये लेक्चर अब पब्लिश हुआ है, इससे पहले किसी लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मतलब मैंने इस चीज को डिकोड किया है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक है। मतलब 11-12 के लेवल पे ऑफ कोर्स इतने साइंटिस्ट बैठे हैं, उन्होंने पहले सब फंडे बना रखे होंगे, पर एक 11वीं-12वीं के बच्चे को, एक छोटे स्कूल के बच्चे को अगर आपको रिफ्रैक्शन समझाना हो कि लाइट बेंड क्यों हो रहे, तो एक सिंपल एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आप अपने घर पे खुद करके देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि हाँ यार ये चीज ऐसे हो रही है, तो इसी वजह से ये होता है। आप मतलब अगर आपको चाहिए, आई विल गिव यू द लिंक, आप लिंक मुझसे ले सकते हो, ठीक है। जस्ट नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दो, ठीक है, या मोबाइल ऐप पे तो मुझे चैट सेक्शन में, मतलब पर्सनल चैट में मुझे मैसेज भेज देना, आई विल सेंड यू द लिंक, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली, जो रिफ्रैक्शन है ये होता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है।
तो बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, लाइट की जो वेलोसिटी है वो हर मीडियम में अलग होती है, ठीक है। मतलब एयर में उसकी वेलोसिटी दैट्स डिफरेंट, वो तो बच्चा जानते कि वेलोसिटी कितनी है। एयर इज एन ईएम वेव। अभी पीछे आपको चैप्टर पढ़ाया था ईएम वेव्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ईएम वेव की वेलोसिटी एयर में या फिर वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वैक्यूम में एयर में अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, ठीक है। अराउंड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एयर की वेलोसिटी तो ईएम वेव की हम सब जानते हैं, लाइट की वेलोसिटी सब जानते हैं, पर अलग अलग मीडियम्स में जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। ये चीज समझ आ रही है? तो वाटर के अंदर अलग वेलोसिटी है, ग्लास में अलग वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जब लाइट यहां से एंटर करती है ओब्लिकली इट इज मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल, ठीक है। तो जब लाइट है, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी और ओब्लिकली एंटर करेगी, तो कुछ ऐसा फंडा, एक ऐसा फिनोमिना होता है, दैट आई विल टेल यू इन द सेपरेट वीडियो, ठीक है, कि वो जो लाइट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये चीज आपको समझ आ रही है? यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडियम्स, ठीक है। मतलब एयर में अलग है, वाटर में अलग है, ग्लास में अलग है, तो एयर से ग्लास में जाएगी या वाटर से ग्लास में जाएगी, ठीक है, या ग्लास से फर्दर एयर में जा रही है, वाटर में जा रही है। तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो लाइट का एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऑब्लिकली, ठीक है। मतलब लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर वो अलोंग द नॉर्मल एंटर करेगी तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ आ रहे हैं यहां तक? ये चीज आप क्लियर होगी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इस चीज को और इलैबोरेट करते हैं। क्या बेसिकली जो मीडियम्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डेंस और एक होता है रेयर, ठीक है। डेंस, ठीक है, और एक होता है रेयर, ठीक है। अब ये डेंस जो है, मतलब ये आप जानते हो, ठीक है। डेंसिटी हम सभी जानते हैं, कोई चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो भारी है, ठीक है, और जो चीज हल्की है उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज है, जैसे ये तो मास डेंसिटी हो गई, ऐसे ही देयर इज समथिंग डिफरेंट, एक अलग चीज होती है विच इज व्हाट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस मीडियम के अंदर, जिस मटेरियल में, जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर, ठीक है। वो एक तरह से हल्का है, ठीक है। और जिस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम होती है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे हवा के अंदर, ठीक है, यहां पर ऊपर एयर है, हवा के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है, सो दैट इज बेसिकली अ रेयरर मीडियम, ठीक है, दैट्स ऑप्टिकली रेयर। समझ आ रहा है? उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है हवा की वो कम है, ठीक है, और जो वाटर है उसके अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है। यानी कि वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या, कि जब भी लाइट किसी रेयर मीडियम से, हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाती है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, ठीक है। और जब भी लाइट किसे, मतलब सपोज कीजिए यहां पर ऊपर वाटर है, वाटर, ठीक है, और नीचे सपोज कीजिए एयर है, ठीक है। ऊपर वाटर है और नीचे एयर है, जो लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है। मतलब कि जो वाटर है दैट्स डेंस, ठीक है, और जो एयर है दैट्स रेयर, ठीक है, वो हल्की है, ऑप्टिकली हल्की है, ठीक है। तो जब डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। समझ आ रहा है आपको? अब थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होनी शुरू होंगी, ठीक है। तो जब लाइट जो है वो किसी हल्के से भारी मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, और जब लाइट किसी भारी से हल्के मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। और मतलब नॉर्मल, अगर अलोंग द नॉर्मल ट्रेवल करे तो कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। ये चीजें ना और क्लियर होंगी अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर आपको पता हो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन उसके दो हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा तो ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो ये इंसिडेंट रे है
और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये कॉमन नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये कॉमन नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कहता है, क्या कि जो ये रेशो होता है, रेशो, ध्यान से सुनिएगा, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ आ रहा है? सेकंड लॉ क्या कहते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये रेशियो जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम क्या बुलाते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसे डिनोट करते हैं म्यू से, इसे डिनोट करते हैं म्यू से। अगर आप मतलब कुछ बुक्स के अंदर ये म्यू से डिनोट किया गया, कुछ बुक्स के अंदर ये एन से डिनोट किया गया, एन से डिनोट किया गया। ठीक है, तो इसे डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव, अब यहां पर क्या है कि एक मीडियम से, दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम, तो जो लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो ये जो रेशो है इसको बुलाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। क्या बुलाते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, मतलब याद करना ना, मतलब जैसे याद करना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा। क्यों? ऊपर पहला मीडियम है तो 1 ऊपर है, नीचे दूसरा मीडियम है 2 नीचे, जो लाइट है वो ऊपर से नीचे जा रही है, ये चीज। ठीक है, तो मतलब ये जो नोटेशन है ये मतलब याद करनी काफी आसान रहती है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें लिखा है N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये जो रेशियो है ये फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम कांस्टेंट रहती है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये जो रेशियो है कांस्टेंट रहेगी, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे वैसे वैसे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होता रहेगा, पर उनका जो रेशियो है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और उस रेशियो को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे क्या बुलाते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पर क्या चीज है, मतलब यहां पर पहला मीडियम क्या है? एयर। दूसरा मीडियम क्या है? यहां पर देखिए, ये है पहला मीडियम क्या है? एयर, और दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। दूसरा मीडियम क्या है? वाटर। ठीक है, तो एयर से वाटर में जैसे ही जा रहा है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये चीज समझ आ रही? ठीक है, एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मतलब यहां पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एयर के। आप किसी भी मीडियम को एयर से या वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, ये चीज आपको समझ आ रही? पर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके अंदर आप मतलब किसी भी 2 मीडियम को कंपेयर करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कीजिए कि एक है ग्लास और दूसरा है वाटर। एक है ग्लास, दूसरा है वाटर। ठीक है, तो आप ग्लास को और वाटर को या कंपेयर करो, मतलब चाहे आप वाटर को ग्लास से कंपेयर कर रहे हो या चाहे आप ग्लास को वाटर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, पर आप मतलब उसके कंपैरिजन के अंदर एयर या वैक्यूम नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और जब आप किसी और 2 चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, वाटर को ग्लास से कर रहे हो, ग्लास को वाटर से कर रहे हो, देन दैट इज व्हाट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ गई? ठीक है, अब बात ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद, चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि साइन आई बाय साइन आर ये रेशियो कांस्टेंट रहता है और ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद क्या होता है? दैट्स एक्सट्रीमली सिंपल। ये बेसिकली क्या है? ये रेशियो है वेलोसिटीज का, ठीक है, इन 2 मीडियम्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर आप बात करें, ये आपको 1 μ2 नजर आ रहा है, ये क्या है? दैट्स बेसिकली v1 डिवाइडेड बाय v2, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर ये बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और ये खुद किसके बराबर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है, दैट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, जिसके अंदर से पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, जिसके अंदर आगे फर्दर वो लाइट जा रही है। ये चीज यहां तक आपको समझ आई? ठीक है, तो अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी पता चल गया है। ठीक है, आइए इस चीज को थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें, यहां पर जो हमारा रे है लाइट का, वो एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से वाटर में। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है, ये क्या होगा 1 म्यू 2। ठीक है, अब 1 क्या है, 1 है एयर, म्यू, और यहां पर क्या है वाटर। और ये रेशो किसके बराबर होगा, ये रेशो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, सी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वी वाटर के अंदर जो स्पीड है, ये चीज आप समझ रहे हैं, ये चीज। ठीक है, तो थोड़ा इस तरह का मतलब फॉर्मूला रहता है। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। ये इसको ना सबसे पहले तो पढ़ना सीखिए, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है, जिसमें पहले लाइट आ रही थी। सेकंड मीडियम कौन से, जिसके अंदर लाइट जा रही है। ठीक है ना, तो ये है। अब यहां पर 1 क्या है, इस केस में एयर है, 2 क्या है, इस केस में वाटर है। ठीक है, तो ये क्या होगा v1 बाय v2। v1 क्या है, जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसकी वेलोसिटी, वो तो सारी दुनिया को पता है, c। ठीक है, एयर के अंदर वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, c। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और वाटर के अंदर जो वेलोसिटी है वो यहां पर आएगी। ये चीज समझ आ रही? ठीक है, मतलब मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आप लोगों को थोड़ा सा एक लेवल और आगे लेके जाने की। मतलब सपोज कीजिए कि यहां पर, आइए देखते हैं, यहां पर बोलिए, आप बताइए किसको ऊपर ले। सपोज कीजिए वाटर को ले लेते हैं, वाटर ऊपर है और ग्लास नीचे। ठीक है, तो रोशनी आ रही है वाटर से ग्लास के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये टकराने के बाद अब एक्चुअल में जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, वाटर जो है उसकी डेंसिटी कम है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है। इस पे ना थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करेंगे, बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है ये। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आपको भी पीछे बताया था मैंने कि जब लाइट जो है जब वो लाइटर मीडियम से हैवी मीडियम के अंदर आएगी, लाइट से हैवी में जा रही तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है, लाइट ऐसे जानी चाहिए थी पर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लाइक दैट, इस तरह से। ये चीज समझ आ रहा है? तो ये आ गया हमारा I, ये आ गया हमारा R। ठीक है, अब ना मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर करता हूं। मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि जो वाटर है वो हल्का है, दैट्स लाइट, उसकी डेंसिटी कम है। जो ग्लास है दैट्स हैवी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जब लाइट आएगी, ठीक है, वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां पर जो मैंने डेंसिटी शब्द यूज किया है, ये रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है, यहां पे जो डेंसिटी शब्द यूज किया दैट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ये मास डेंसिटी से अलग होता है। ठीक है, दैट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। जब मैं ये कह रहा हूं कि वाटर की डेंसिटी कम है, यानी कि उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा मिलेगी, और जब मैं ये कह रहा हूं कि ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो कम मिलेगी, तो यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, ना कि मास डेंसिटी की। मतलब आप ना जब वैल्यूज को देखते हो तो कहीं ना आपके दिमाग में आता है कि यार मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी एक ही चीज है। मतलब दिमाग ऐसा सोचने लगता है कि अगर कोई चीज हल्की है तो वो ऑप्टिकली भी डेंसर होगी, और कोई चीज भारी है तो ऑप्टिकली भी भारी होगी, क्योंकि जो ग्लास है वो भारी होता है, पानी हल्का होता है। ग्लास का अगर कोई सॉलिड पीस अगर आप पानी में डालोगे तो डूब जाएगा। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल जो काफी मतलब पूछा भी जाता है, क्या, एक ना पेंट कराते हैं तो एक ऑयल डलता है उसमें, तारपिन ऑयल। ठीक है, तारपिन का तेल हम उसे डेली लाइफ में बुलाते हैं। ठीक है, तो जो तारपिन का तेल है ना, अगर आप उसे पानी में डालोगे तो पानी से हल्का होता है, पानी के ऊपर वो तैरने लगेगा। अगर मास डेंसिटी की अगर बात करें तो मतलब क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। मास डेंसिटी की बात करें तो जो तारपिन का तेल है वो हल्का होता है। ठीक है, पर अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो जो तारपिन का तेल है वो भारी है, दैट्स ऑप्टिकली डेंसर। मास की बात करें तो तारपिन का तेल पानी के कंपैरिजन में हल्का है, पर अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करो तो तारपिन का तेल पानी के कंपैरिजन में भारी है।
सो व्हाट विल हैपन इज, क्या होगा कि जो लाइट है, ठीक है, मतलब उसकी जो स्पीड है तारपीन के तेल में कम होगी, तारपीन के तेल में कम होगी और पानी में ज्यादा होगी। तो जब तारपीन के तेल के अंदर से लाइट आ रही है और जब वो पानी में एंटर करेगी, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक तारपीन का तेल एक बड़ा खास एग्जांपल है, जहां पर मतलब जो ये प्रूव करता है कि मास डेंसिटी में और ऑप्टिकल डेंसिटी में भाई आपस में कोई रिलेशन नहीं होता किसी भी तरह का, ठीक है। मतलब कोई चीज ऐसा हो सकता है कि भारी, वजन में भारी हो और ऑप्टिकली हल्की हो, ऐसा भी संभव है। ये चीज समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो मैं इसकी जैसे बात कर रहा था कि भाई वाटर है, ग्लास है, तो लाइट यहां से आ रही है, ग्लास में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ही आ रही है। तो अगर आप यहां के लिए रिलेशन लिखना चाहें तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, अगर आप रिलेशन लिखना चाहें तो साइन आई बाय साइन आर, ये क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये चीज समझ आ रहा है आपको? ये चीज आपको क्लियर होगी? तो लिखना कैसे, जैसे यहां पर ना, यहां पर तो हम एयर से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। यहां पर मैंने आपको क्या है, यहां पर मैंने आपको दिखाया कि वाटर से जैसे हम मतलब दो अलग अलग मीडियम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग अलग मीडियम्स को, इन दोनों के अंदर एयर या वैक्यूम की कहीं बात नहीं हो रही, यहां पर हम वाटर और ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है डब्ल्यू म्यू जी, या अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एन जी डब्ल्यू भी लिखा हो सकता है। एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हो सकता है उसमें ये लिखा हो, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये क्या है, दैट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर ये जो विद रिस्पेक्ट टू एयर है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जनरली एक प्रथा भी है क्या, कि अगर आप एयर से कंपेयर कर रहे हो ना, तो आपको एयर या वैक्यूम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली ए डब्ल्यू लिख रहे हो, सॉरी म्यू, अगर आप खाली म्यू डब्ल्यू लिख रहे हो, ठीक है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। या फिर अगर आपने म्यू जी लिखा हुआ है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम बात हो रही है, तो मतलब वो ऑब्वियस चीज रहती है। पर जब आप दो अलग अलग मतलब किसी और मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप किसको कंपेयर कर रहे हो। अब मैं यहां पर ग्लास की वैल्यू निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि लाइट कहां से आ रही है और कहां जा रही है, ऊपर वाले से आ रही है और नीचे वाले में जा रही है। ये छोटी छोटी सी चीजें, इनका आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं इसी सिचुएशन को अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, ये यहां पर देखिए ऊपर ग्लास है और नीचे वाटर है, ठीक है। अब ग्लास में से रोशनी आ रही है, ग्लास में से रोशनी आ रही है, अब ग्लास भारी है, पानी हल्का है, ठीक है। तो जो लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो लाइट आ रही है ऐसे, तो ऐसे जाएगी, मतलब उसे ऐसे जाना था पर वो ऐसे जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज माय इंसिडेंट एंगल, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आएगा, म्यू, म्यू किसका आएगा, वाटर का आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, म्यू किसका आएगा, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ठीक है, किसका आएगा, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, दैट विल बी, ये जी स्टैंड्स फॉर ग्लास है, ठीक है, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये चीज समझ आ रही है, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ग्लास से पानी में गया तो चीजें किस तरह से लिखी हैं, जब पानी से ग्लास में गया तो चीजें किस तरह से लिखी है। थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब ना मैं यहां पे पहुंच गया हूं ना, तो अब दिमाग में लालच आ रहा है, ठीक है, कि आपको लगे हाथ एक और पॉइंट भी बता दिया जाए, क्योंकि ये सारा मैंने डिराइव कर दिया। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसकी वैल्यू देखिए क्या है, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, ठीक है। और यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या होगा, W म्यू जी, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं G
म्यू डब्ल्यू से, ठीक है। ये इस चीज को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है आगे। सो इट विल बी, इसकी वैल्यू क्या है, वी डब्ल्यू बाई वी जी, और वहां पर वैल्यू देखिए वो क्या है, वी जी बाई वी डब्ल्यू, वी जी बाई वी डब्ल्यू। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बट आई गेट इज 1। समझ आ रहे हैं? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। इससे एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, वो ये कि W म्यू G इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय G म्यू W। ये चीज, ये इससे ये एक फॉर्मूला जो है वो निकल के आ रहा है, जिसका हम भरपूर प्रयोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, जो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या ध्यान से देखिएगा, क्या कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 म्यू 1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो ये भी मतलब एक फॉर्मूला है जिसका हम भरपूर प्रयोग करने वाले हैं, मतलब अभी आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर मतलब हम और भी करेंगे, मतलब हम 3 मीडियम्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। लाइए मैं अभी करा देता हूं आपको, जब यहां तक पहुंचे, ठीक है, तो मैं वो चीज भी आपको अभी बता देता हूं, फिर वहां पर सारी भूमिका वगैरह द्वारा बांधनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आपका कोई भी सजेशन है, ठीक है, आप सिंपली उसे नीचे कमेंट से मेंशन कर दीजिए। अगर आप मेरे मोबाइल ऐप पे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनल वहां पे चैट सेक्शन में सीधा आप मुझसे बात करते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप डायरेक्ट मोबाइल के एंड्रॉयड ऐप के चैट सेक्शन में आप पर्सनली आप मुझसे चैट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप फ्री लेक्चर्स देख रहे हो तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट्स में आप पूछ लेना, आई विल क्लियर इट आउट, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स, ये भी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है, चाहे अच्छे लग रहे हैं चाहे बुरे लग रहे हैं, मतलब आपको बताना जरूर है कि आपको चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है। कोई भी सुझाव है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मतलब सपोज कीजिए दिस इज माय फर्स्ट मीडियम, सपोज कीजिए दिस इज माय सेकंड मीडियम, एंड सपोज कीजिए दिस इज माय थर्ड मीडियम, एंड अगेन सपोज कीजिए दिस इज फर्स्ट मीडियम। ये सपोज कीजिए मतलब दिस इज एयर, ठीक है, एंड दिस इज वाटर, एंड दिस इज ग्लास, ठीक है, एंड दिस इज अगेन एयर। ये चीज, ठीक है, मतलब मुझे हुआ कि जब यहां तक पहुंच गए तो मतलब ये चीज भी साथ के साथ ही करा दूं, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट पूरा बना हुआ है, ठीक है। आपकी पूरी 11th और पूरी 12th, ठीक है, इसकी पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। आपको मैं पूरा 11th और 12th का फिजिक्स का सारा सिलेबस, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। मतलब वो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको करवा के दूंगा, आपको एक चीज आपको समझा के दूंगा, आपको कभी फिजिक्स में लाइफ में किसी भी कंसेप्ट की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो यहां से देखिए अब एयर है, दैट्स रेयर मीडियम, उससे वाटर में जाएगी तो वो उससे भारी है, तो लाइट थोड़ा नॉर्मल की तरह बेंड करेगी। वाटर से ग्लास में जाएगी, वो और भारी है, वो और बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, और ग्लास से जब एयर में जाएगी तो एयर हल्का है तो दूर जाएगी, ये चीज। सो एक रफ डायग्राम अगर मैं हम ड्रॉ करें तो वो इस तरह से बनेगा, कुछ इस प्रकार, ये इस तरह का डायग्राम बनेगा अगर हम ड्रॉ करें तो। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मतलब देयर इज अ प्रॉपर्टी, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां पर पैरेलल लाइंस में एक तो ये क्या है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, नहीं ये वाले तो नहीं, सॉरी ये वाली यहां यूज नहीं होगी, ठीक है। एक क्या है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। दीज आर इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स हैं शायद ये, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो इस हिसाब से मतलब जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो बराबर होगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल ये बराबर नहीं है, रिफ्लेक्शन हो रही है, सीधी रेखा नहीं है, बेंड हो रही है। अगेन ये ऐसे जा रही है, सीधा नहीं है, ये बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, पर ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। अगला टॉपिक था वैसे ये, पर मुझे लगा कि अभी बता देना चाहिए क्योंकि अभी आपका फ्लो बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल आ गया I1, ये आ गया रिफ्लेक्टेड एंगल R1, और ये R1 के ही बराबर होगा। फिर यहां पर आएगा रिफ्लेक्टेड एंगल R2 और ये R2 के ही बराबर होगा। फिर लास्ट में रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया R3, ये चीज।
ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो रही? ठीक है, ठीक है। तो एक तो ना सबसे पहले मतलब यहां से दो चीजें हैं जो निकल के आएंगी, दो चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो म्यू, ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या होगा v1 बाई v2। ठीक है, दूसरे से तीसरे में जा रही है, ठीक है, तो ये होगा 2 म्यू 3, दूसरे से तीसरे में जा रही है, तो ये क्या होगा v2 बाई v3। और ये तीसरे से पहले में जा रही है, तो ये क्या होगा 3 म्यू 1। ठीक है, सो दैट बी v3 बाई v1। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, 1 म्यू 2 ये आ गया v1 बाई v2, 2 म्यू 3 ये आ गया v2 बाई v3, ये 3 म्यू 1 ये आ गया v3 बाई v1। ये चीज समझ आ रही है? मतलब आप चाहे दूसरे नाम ले लो, आप चाहे दूसरे नाम ले लो, आप इसको लिख लो एयर म्यू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप इसको क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, और यहां पर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो जो सी नोटेशन आपको पसंद हो आप उसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल हैपन, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 म्यू 1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा v1 बाय v2, ये आएगा v2 बाय v3, और ये आएगा v3 बाय v1। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ये आ गया 1। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाला 1 म्यू 2, हमने क्या निकाला 1 म्यू 2, ठीक है, इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। हमने ये रिलेशन निकाल लिया। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अगर इसी चीज को अगर आप दूसरे वे में लिखना चाहो अगर, तो ये आ गए एयर म्यू वाटर, वाटर म्यू ग्लास, और ग्लास म्यू एयर, दैट्स इक्वल टू 1। मतलब जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो, डिपेंडिंग अपॉन द बुक जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें इस तरह से लिखा होगा। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अभी भी देखा चार्जिंग में नहीं लगा रखा था लैपटॉप, बैटरी खत्म हो गई है, पता नहीं रिकॉर्डिंग सही होती है नहीं होती है क्या है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 2, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा 2 म्यू 3 ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 म्यू 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 म्यू 1। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा ये 3 म्यू 1, ठीक है, 3 म्यू 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 म्यू 3। ठीक है, मैं 1 म्यू 3 जिसे बोल रहा हूं वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये चीज आप क्लियर होगी? तो ये वाली वैल्यू जो है मैं ये यहां पर पुट कर रहा हूं, सो दैट्स इक्वल टू 1 म्यू 3 डिवाइडेड बाय 1 म्यू 2। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप सेम इसी चीज को अगर आप मतलब एयर वाटर और ग्लास की नोटेशन में लिखें तो क्या आएगा, वाटर म्यू ग्लास यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये चीज आप क्लियर होगी? सो दैट्स इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास, अब अगेन यही वाली चीज यहां पर डाल रहा हूं मैं, क्या जी म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये वैल्यू जो है ये यहां डालूंगा, तो व्हाट आई गेट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air divided by refractive index of water with respect to air। ये चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो क्या है ये देखिए, देख रहे हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसे बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखें ए म्यू जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर आपको कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली पुट इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये चीज आपको समझ आ रही?
ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो मतलब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज मालूम है। ठीक है, तो हमने यहां पर किया क्या है, ठीक है, हमने यहां पर क्या किया है, अगर मुझे कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपको निकालने सिखाया। दूसरा एक बड़ी प्यारी चीज यहां से निकल के आती है, बहुत ज्यादा प्यारी, ठीक है, वो ये क्या कि हमने ये यहां पर जो आप देख रहे हो कि ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये ए म्यू डब्ल्यू ये क्या है, साइन आई वन डिवाइडेड बाय साइन आर वन, ठीक है, साइन आई वन बाय साइन आर वन, ये चीज है ये। ठीक है, स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला जो मैंने यहां पर हम इतनी देर से लिख रहे हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है क्या, ये स्नेल्स लॉ है। ये अराउंड 1600 समथिंग में दिया था, एक डच फिजिस्ट थे मिस्टर स्नेल, उन्होंने ये बताया था, दैट्स व्हाट इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इन दोनों का रेशियो साइन आई बाय साइन आर वन, ये रेशियो क्या होगा, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, ऐसे ही ये साइन आर वन बाय साइन आर टू, साइन आर वन बाय साइन आर टू, ये क्या होगा, ठीक है, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, और ऐसे ये जब थर्ड से एयर में वापस जाएगी तो साइन आर टू बाय साइन आर थ्री, ठीक है, ये क्या होगा, 3 म्यू वन, ये चीज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन आर वन, साइन आई वन बाय साइन आर वन मल्टीप्लाइड बाय साइन आर वन बाय साइन आर टू मल्टीप्लाइड बाय साइन आर टू बाय साइन आर थ्री। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 म्यू 1। ठीक है, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 म्यू 1। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1। ठीक है, सो दैट्स इक्वल टू 1, ये चीज समझ आ रहा है। और आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे पास क्या आया, साइन आई वन डिवाइडेड बाय साइन आर थ्री इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन आई वन इज इक्वल टू साइन आर थ्री। तो आई वन और आर थ्री एंगल ये क्या है, बराबर है, समझ आ रहा है, मतलब जो यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, जो ये एंटर कर रही है, ठीक है, और जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, ये दोनों रेज आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये एक बड़ी प्यारी चीज निकल के आती है कि मतलब जब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, एंड फाइनली मतलब लास्ट में वो फिर से सबसे पहले मीडियम में एंटर करती है, तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल, प्रोवाइडेड कि ये जो इंटरफेसेस है सारे, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये मतलब काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमने यहां पे इकट्ठा की है, समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो आइए और कुछ थोड़ी और जानकारी हम इकट्ठा करते हैं इसके बारे में, जो भी हमसे एग्जाम्स वगैरह में या वाइवास में पूछी जाती है। मतलब आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, और आपके लिए मतलब अभी हमने पढ़ाना शुरू किया, और मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, और अपने मोबाइल ऐप के ऊपर। चैनल का नाम आपको पता है, फिजिक्स फ्री फिजिक्स, मोबाइल ऐप का नाम भी क्या है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स फ्री फिजिक्स। तो बेसिकली क्या चीज है, मैंने आपको क्या बताया, म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी प्यारी चीज है क्या, कि जब लाइट, रोशनी वही है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, एंटर करती है किसी दूसरे मीडियम के अंदर, तो उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी
कभी चेंज नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइट आ रही है, ठीक है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो आप अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बेसिकली वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि एफ से डिनोट किया हो आपकी बुक में, या फिर फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि न्यू होता है, न्यू ग्रीक लेटर न्यू, उससे डिनोट किया हो। तो जो भी डिनोट किया आप देख लेना अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है दैट इज लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैं न्यू से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इनटू न्यू, ठीक है। ये क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, पर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो कट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये आ गई लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है यहां तक, ठीक है। तो जो अभी तक आपको क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम। अब आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मतलब काफी हेल्प करने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। एक और चीज जो जनरली मतलब बच्चों को पता होनी चाहिए कि ये म्यू हम इतनी देर से देख रहे हैं, ठीक है, ये जो म्यू है ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड किस पे करता है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा अपॉन द मीडियम जिसके अंदर जो लाइट है वो एंटर कर रही है, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करेगा ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स की लाइट आ कहां से रही है, मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इट विल डिपेंड ऑन द पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, कि लाइट आ कहां से रही है, मतलब एक तरह से हमने उसे सराउंडिंग्स बोल दिया, ठीक है, और किस मीडियम के अंदर जा रही है हमने उसे मीडियम बताया कि किस मीडियम के अंदर जा रही है, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ मीडियम, जो एक लाइट जिसमें आ रही है दूसरी जिसके अंदर जा रही है, ठीक है। तीसरा ये डिपेंड करता है इन दोनों के टेम्परेचर पे, ठीक है, कि उनका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। चौथा ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, वेवलेंथ, वेवलेंथ कि किस वेवलेंथ की लाइट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब अभी हम आगे जैसे से चलेंगे प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे, तो जो हमारा रिफ्रैक्शन रहेगा वो हर, जैसे व्हाइट लाइट है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कलर्स की लाइट होती है, हर किसी का बिहेवियर अलग रहता है। एज ए रिजल्ट आपको एक रेनबो पैटर्न आपको नजर आता है, उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे, पर अभी के लिए क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चार चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। पहला जिस मीडियम के अंदर जा रही है, दूसरा जिस मीडियम में से आ रही है, तीसरा उन दोनों मीडियम्स का टेम्परेचर, और चौथा है वेवलेंथ। और एक ऐसी भी चीज है जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या चीज है, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके ऊपर हमारा जो म्यू है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट मतलब चीज है जो मतलब आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा मतलब क्या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब फिजिकली, मतलब न्यूमेरिकल्स निकालने के अलावा, मतलब क्या आप रियल लाइफ में मतलब आप कुछ आइडिया लगा सकते हो कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ग्लास, ठीक है, अगर ये 3/2 है, या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का अगर 4/3 है, ठीक है, तो इससे क्या जज कर सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पहला एक तो आपको ये बताता है कि लाइट बेंड किस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है, लाइट किस डायरेक्शन में बेंड करेगी आपको ये बताता है। मतलब अगर एक ऐसे मीडियम से, अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये ग्लास के लिए आ रहा है 1.5 और वाटर के लिए आ रहा है 1.333, ठीक है। तो अब अगर वाटर से ग्लास में जाएगी तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दैट्स ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। तो यहां पर लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। मतलब ये हमारा जैसे ये इंटरफेस है, ऊपर क्या है, ऊपर है सपोज कीजिए वाटर और नीचे है ग्लास, ये लाइट आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ, जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड करेगी, समझ आ रहा है। अगर उल्टा हो, ठीक है, ऊपर अगर ग्लास रखेंगे और नीचे अगर वाटर होगा
तो लाइट आएगी, अब ऊपर जो ग्लास है दैट्स ऑप्टिकली डेंसर, और नीचे आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो दैट्स ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, नॉर्मल जो है उससे दूर भागेगी। तो लाइट किस तरफ भागेगी, एक तो ये पता चलता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट का पता लगता है कि लाइट की स्पीड कितनी है, हमें ये पता लगता है, ठीक है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड को भी आप जज कर सकते हो कि लाइट की स्पीड इसके अंदर कितनी है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका खुद का म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v1 डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। मतलब ये पहले से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो v1 बाय v2। अब अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो उसके अंदर लाइट आ कहां से रही है, हवा से आ रही है। अब सपोज कीजिए कि जा किस में रही है, जा रही है ग्लास के अंदर, ग्लास में जा रही है, ठीक है। सपोज कीजिए ग्लास में जा रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट विल बी v एयर के अंदर डिवाइडेड बाय v ग्लास, और हवा में वेलोसिटी कितनी होती है c, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, तो नीचे आएगा v ग्लास और इसकी वैल्यू कितनी है 1.5। समझ आ रहा है? तो यानी कि पानी के अंदर जो वेलोसिटी है लाइट की vg, वो क्या होगा, दैट विल बी c डिवाइडेड बाय हमारा म्यू जी, ठीक है। यानी कि c डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कि 2c/3, ये चीज ये, ठीक है। मैं देख रहा था कि कैमरे के उससे बाहर तो नहीं चला गया कहीं बोर्ड से, ठीक है ना। समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। अभी इसमें और भी बहुत कुछ है, अभी न्यूमेरिकल्स कराने और भी मतलब कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे मतलब है हमारे पास एक, जैसे पूल के अंदर पूल की हाइट जो है वो आपको देखने में हमेशा कम लगती है, ठीक है। मतलब जितना गहरा वो है, कोई चीज़ नीचे पड़ी होगी तो आपको लगेगा कि वो ऊपर है, ठीक है। मतलब उसकी डेप्थ जो है वो आपको हमेशा कम लगती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, लाइट जब भी मतलब किसी, अगर कोई हमारे पास एक ग्लास की प्लेट है, एक सिरे से एंटर कर रही है, टकरा के दूसरे सिरे से बाहर जा रही है, ठीक है। तो वो लाइट जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट लेटरल शिफ्ट जो है वो कितना होगा, या पूल जो है वो हमें कितना ऊंचा लगेगा, ठीक है। या फिर एक और भी चीज है क्या, कि जो दिन है, ठीक है, दिन कैसे निकलता है, सूरज निकलता है, दिन छिपता है कैसे, सूरज छिप जाता है, ठीक है। तो एक बड़ी प्यारी चीज है क्या, कि सूरज के एक्चुअल में निकलने से पहले ही वो हमें नजर आ जाता है, ठीक है। मतलब सूरज अभी निकला नहीं होता, पर निकलने से 2 मिनट पहले ही आपको नजर आ जाता है। और जब सूरज छिपता है तो छिपने के 2 मिनट बाद भी आपको नजर आता रहता है, ठीक है। सूरज की महिमा देखो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो भी सीखने के लिए रिफ्रैक्शन में बहुत कुछ है, पर वो हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर आप बात करें तो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी सारे जो मुझे आप लोगों को करवाने, इन फॉर्मूलों की मदद से निकलेंगे वो। और जो आगे जो प्लेट का जो है, जो लेटरल शिफ्ट है लाइट का, या जो अपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। कैसा लगा राजे आपको ये लेक्चर, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर आपको मेंशन करना ही करना है, जो छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर ने बेनिफिट पहुंचाया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।